हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, CUET पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NTA पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में होने वाली है। उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए ये लेक्चर है। ओके, सो इन टुडेज सेशन, जैसे कि आप सभी को पता है, BHU, BBAU, JNU, DU ये चारों भी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने लेवल पर पिछले ईयर तक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। सो उन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जितने भी सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के PYQs है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज इन PYQs को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया तो मिलेगी ही कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में सेक्शन में पूछे जाते हैं। एंड एज वेल देखो, जितने भी सारे PYQs है वो भी रिपीटेटिवली आपको पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी वही यूनिवर्सिटीज़ है। सो NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको इसी प्रकार के MCQs पूछे जाएंगे इस साल भी। ओके, दैट्स वाई आपको ये सेशन एंड तक देखना है। एंड अगर आपको सेशन को देखने के बाद कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वैसे तो मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करूँगी ही। सो नाउ इट इज बिगिन। जैसे कि आप सभी को पता है, PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सेक्शन 1 विल बी फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इसमें आपको 50% MCQs पूछे जाएंगे। एंड द सेकेंड सेक्शन विल बी फॉर कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट, जिसके लिए आपको 50% MCQs पूछे जाएंगे। आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे करने के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करेंगे। सो इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs सॉल्व बेसिकली यू कैन सॉल्व 400 MCQs, जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड जो 80% MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही बेसिकली लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है। या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिविजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। आपकी काफ़ी अच्छी रिवीजन भी होती है एंड आप गारंटीड CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ही, बिकॉज हम आप सभी की उतनी तैयारियां भी करवाते हैं। ओके, ये कंप्लीट कोर्स आपको ना कि सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए काम आएगा, बट एज वेल ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन के लिए भी काम आएगा। ओके, एंड आफ्टर गेटिंग PhD एडमिशन आपको कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट होता है, सो उसके लिए भी ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, so students, now let us begin. Open-ended group discussion that promotes discussion among participants is called dash. ओके, सो इनमें से कौन सा ग्रुप डिस्कशन ऐसा है जिसमें बेसिकली हम ओपन एंडेड ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें डिस्कशन बेसिकली पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है। So whether it is in-depth discussion, whether it is focus group discussion, whether it is participant observation, whether it is structured interviews. So students, यहाँ पे बेसिकली फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स के बीच में ओपनली डिस्कशन होता है, जिसे ओपन एंडेड ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी 2। इन डेप्थ डिस्कशन जो है इसमें बेसिकली 1-to-1 डिस्कशन होता है, जिसमें 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जिसमें इन डेप्थ डिस्कशन होता है। एंड बेसिकली यहाँ पे एक ही पार्टिसिपेंट के साथ डिस्कशन होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है इन देयर नेचुरल सेटिंग। ओके, जैसे कि हमने एथनोग्राफी में देखा था उसमें। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में बेसिकली इंटरव्यू पहले से ही क्वेश्चंस को बना के रखता है, आई मीन टू से कि प्री डिटर्मिन्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यूअर्स को पूछता है। ओके,
The ability of a tool to correctly measure what it is supposed to measure is called as. Now research methodology में इनमें से कौन सी कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसका मतलब ये होता है कि उस टूल की एबिलिटी कितनी है जिस एबिलिटी के साथ वो करेक्टली उसी चीज़ को मेजर करता है जिस चीज़ को मेजर करने के लिए हमने उस टूल को बनाया है. So whether it is validity, whether it is reliability, whether it is consistency or whether it is accuracy. Okay, so students इस प्रकार के ability को कहते हैं validity. Okay, that's why here your correct option should be 1. and ये validity की proper definition है. अगर आप Google पे भी type करोगे कि what is the definition of validity, then आपको यही definition मिलेगी. Okay, so this is a very clear cut question. एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स होते हैं. उनमें से एक तो वैलिडिटी होता है जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, एंड सेकंड इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसर्च मेथड या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी टेस्ट आपको वही रिजल्ट्स बार बार प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, सो बार बार स्टेबली आपको कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट्स जितने मिलते हैं उतने ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ की रिलायबिलिटी होती है. ओके, सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट 1. पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि योर कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट यानी कि योर सेक्शन 2. ओके, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप सारे स्टूडेंट्स सेक्शन 2 के लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड आप आसानी से एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं. इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज़ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं. यह स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस जो है वो है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को CUET एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काम आएगा ही, बट एज वेल ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा. बिकॉज इंटरव्यू सेशन जो है इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं. ओके, जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. सो आप आज ही जाकर पेपर 2 स्टडी मटेरियल के बारे में एंड एज वेल रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स के बारे में इंक्वायरी कीजिए एंड आप आज ही पेपर 2 स्टडी मटेरियल एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट विथ अस एंड गारंटेड क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट. ओके, what is Harvard and Chicago referencing style? So Harvard and Chicago referencing style exactly है क्या? References taken from Harvard University, reference of books published by these universities, style of references used in thesis writing, pattern of research used by these universities. So students, Harvard and Chicago referencing style जो है these are nothing but the styles जिन styles के थ्रू हम रेफरेंसेस लिखते हैं इन आर रिसर्च रिपोर्ट यानी कि इन आर थीसिस. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट 3, दैट इज स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस यूज्ड इन थीसिस राइटिंग. बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट. नाउ रिसर्च रिपोर्ट में हम बिब्लियोग्राफी क्यों लिखते हैं? shows vast knowledge of the researcher, helps those interested in further research, has no relevance to research या फिर has specific value. So students, बिब्लियोग्राफी में बेसिकली हम रेफरेंसेस की लिस्ट भी देते हैं जिनको हमने रेफ़र किया है एंड एज वेल हम इसमें उन उन सोर्सेज की भी लिस्ट देते हैं जिनको हमने रेफ़र नहीं किया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं वैसे. एंड दैट्स वाई बिब्लियोग्राफी की वजह से जो कैंडिडेट्स, जो रीडर्स उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी ये आपको हेल्प करेगा. ओके, दैट्स वाई बिब्लियोग्राफी बेसिकली हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च. ओके,
In an experimental study of the effects of time spent on studying on grade, टाइम स्पेंट स्टडिंग वुड बी द. नाउ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें हम जो टाइम हम स्पेंड करते हैं ऑन स्टडिंग उसका इफेक्ट ग्रेड के ऊपर क्या हो रहा है इसके बारे में स्टडी करें. सो यहाँ पे टाइम स्पेंट ऑन स्टडिंग ये बेसिकली क्या है, मतलब ये कंट्रोल ग्रुप है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी जो है इसमें दो प्रकार के तो वेरिएबल्स हमेशा रहते हैं. एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड जो होता है इट इज़ नथिंग बट डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हम खुद मैनिपुलेट करते हैं एंड हम देखते हैं कि इनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है. सो इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे हम जितना टाइम स्टडी के लिए स्पेंड करते हैं सो उसका इफेक्ट बेसिकली ग्रेड के ऊपर हो रहा है. सो यानी कि यहाँ पे ग्रेड जो है दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल. सो टाइम स्पेंट ऑन स्टडिंग दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. That's why here your correct option should be what, 2, that is independent variable. A reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called. So यहाँ पे कौन सी रीजनिंग ऐसी है जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं एंड वी कंक्लूड विथ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट. So whether it is deductive reasoning, whether it is inductive reasoning, whether it is abnormal reasoning, whether it is transcendental reasoning. सो ये तो हमने कल के ही सेशन में देखा था कि रिसर्च मेथडोलॉजी में दो प्रकार के रीजनिंग होते हैं. एक तो होता है डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड वन इज इंडक्टिव रीजनिंग. ओके, सो बेसिकली जो रीजनिंग है जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत करते हैं एंड वी कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, देन उस प्रकार के रीजनिंग को कहा जाता है व्हाट, इंडक्टिव रीजनिंग. दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी व्हाट, 2. If a distribution is described as platykurtic, then it is. अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम platykurtic से डिस्क्राइब करते हैं देन वो क्या होता है. सो वेदर इट इज़ पिक्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज़ फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज़ बाईमोडल या फिर थिन. सो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. सो जब भी आपको आपका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके बारे में जब भी आपको बताना होता है देन आप उसे ग्राफिकली भी कर सकते हैं जिसे हम कुर्टोसिस कहते हैं. कुर्टोसिस का मतलब यह होता है कि जब भी आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करते हो देन उसमें आप एक कर्व बताते हो और कर्व बेसिकली ड्रॉ करते हो. सो उस कर्व की जितनी भी पीकेडनेस है या फिर उसकी जितनी भी टेल्डनेस है सो उसका जो मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं हम कुर्टोसिस. सो यहाँ पे जो प्लेटाइकुर्टिक कर्व है ओके, इसमें बेसिकली जो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है एंड दैट्स वाई इसका जो कर्व है ये बेसिकली आपको फ्लैट ऐसा मिलता है. ओके, एंड दैट्स वाई प्लेटाइकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है देन यू विल डिस्क्राइब इट विल बी एज ए फ्लैट. ओके, बिकॉज इसके जो टेल्स होते हैं ये भी फ्लैटर है एंड इसे आप थीनर टेल्स भी कह सकते हैं देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ ऐसा दिखता है. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस, राइट. सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, फ्लैट. In a statistical table, the row headings are referred to as. Now statistical table में जो row headings होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, source note, then captions, then stubs, then body. So students, जो statistical table होता है उसमें जो row headings होते हैं उसमें उसको basically stubs कहते हैं. Okay, stubs. So this is your correct option. So जैसे कि for example this is your table and these are your rows. so यहाँ पे आप basically headings दोगे. so इन headings को stubs कहते हैं and that's why जो horizontal headings होते हैं जो सब headings होते हैं rows के उनको कहते हैं stubs and these are written in space provided for rows caption. so ये caption होते हैं, इसमें ये लिख के जाते हैं and इसकी वजह से हम numerical information को classify कर सकते हैं in main part of the table with respect to row and column caption. okay, Which of the following techniques are used to control extraneous variables in research? इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिनको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द एक्सट्रानियस वेरिएबल्स इन रिसर्च.
एक्सट्रानियस वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं, बट इनकी वजह से इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के स्टडी पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, एंड दैट्स वाई आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी फॉल्स मिलते हैं. सो टू अवॉइड दिस थिंग्स हम एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं. सो इनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहली टेक्निक है रैंडमाइजेशन, जिसमें हम वेरिएबल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द ग्रुप्स, जिनकी वजह से एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन. सो स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिकली हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज वेरिएशन इन डेटा एंड टू कंट्रोल द एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. योर थर्ड मेथड इज नथिंग बट व्हाट, मैचिंग. सो मैचिंग टेक्निक में बेसिकली पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको मैच किया जाता है ऑन की वेरिएबल्स टू एंश्योर दैट दे आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ग्रुप्स. ओके. फोर्थ इज नथिंग बट व्हाट, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. सो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है. देन योर फिफ्थ मेथड इज नथिंग बट व्हाट, मैनिपुलेशन. सो इस मेथड में बेसिकली एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को खुद मैनिपुलेट किया जाता है. एंड योर सिक्स्थ टेक्निक इज नथिंग बट व्हाट, एलिमिनेशन. सो एलिमिनेशन में एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है. सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, 2, दैट इज रैंडमाइजेशन. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क अंडर यूजीसी. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क अंडर यूजीसी? इन्फ्लिबनेट, निस्केयर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज या फिर नाक. ओके. सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है जो कि यूजीसी के अंडर आता है वो है व्हाट, इन्फ्लिबनेट. ओके. इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म ही ये है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है. ओके. सो ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ऑफ यूजीसी, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इसके अंडर आता है, एंड इसे 1991 में डिस्कवर किया था और यूएन से शुरू किया था टू मॉडर्नाइज लाइब्रेरीज. एंड एज वेल इसकी वजह से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स को भी सपोर्ट करता है, ये लर्निंग को सपोर्ट करता है थ्रू नेशनल नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज इन ऑलमोस्ट 264 universities. Okay. And as well different colleges and research and development institutions across whole India. Okay. So that's why here your correct option should be what, 1, that is Inflibnet. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. अगर आपको कोई डाउट है then you can ask me in the comment box. मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगी. ओके.